हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है। प्रश्न है 29 जून 2010 को कौन सा दिन था। समझ रहे क्वेश्चन, 29 जून 2010 को कौन सा दिन था। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो संख्या लुप्त है ना, इसके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और भी प्रश्न है जिस प्रकार प्रिज्म का संबंध कांच से है, ठीक उसी प्रकार राशि का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 30 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 29 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, आपका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति में यहाँ पर लुप्त संख्या है। ये इसी की जगह पे किस ऑप्शन को रखा जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न में एक्चुअल में हुआ क्या है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पर ये 4 जो नंबर लिखा है ना, इनका यूज करके बीच वाला नंबर बनाना है। यहाँ पर जो 4 नंबर दिया गया है, इनका यूज करके बीच वाला नंबर बनाना है। कैसे बन सकता है, देखो हम देख रहे हैं कि जो पहला डायग्राम है इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें पहला में देख रहे हैं क्या है, 0 है, 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। इसमें हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या, जो 0 है उसका स्क्वायर प्लस 3 है इसका स्क्वायर प्लस 1 है उसका स्क्वायर प्लस 2 है इनका स्क्वायर, इन सभी को आपस में हम लोग ऐड करके देखते हैं। 0 का स्क्वायर एक्चुअल में 0, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन सभी को तुम ऐड करो, 9 1 10 और 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14। और 14 भी यहाँ पर दिया गया है, 14 तो दिया गया है। दूसरी में हम देखेंगे, जो दूसरा है इसमें हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या लॉजिक को लगाया गया है, ध्यान से देखिए। दूसरी जो आकृति बनी हुई है सेम लॉजिक इसमें भी है। कैसे, 3 5 2 4 का स्क्वायर करके देखो कि 54 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 3 का स्क्वायर, उसके बाद में 5 का स्क्वायर, उसके बाद में 2 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है 4 का स्क्वायर। इन सभी को तुम ऐड करो। 3 का स्क्वायर होता है एक्चुअल में 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 16। इन सभी को तुम ऐड करो। सभी को जब तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। 45 में 9 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 54 बना देगा। कितना बन गया मेरे दोस्त, 54, बिल्कुल 54 बन गया। और 54 बीच में दे रखा है। सिमिलरली मेरे दोस्त हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर को जोड़ देंगे। क्या है, यहाँ लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन सारे को जोड़ो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, एक्चुअल में 9 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का जो स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 36 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। इन सारे को तुम ऐड करो। तो जब सबको तुम ऐड करोगे तो 9 और 1 हो जाएगा कितना, 10, 10 हो जाएगा। 10 में हम 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 46 हो जाएगा। और 46 में जब हम 46 में जब हम 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 46 में जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कैसे, देखो
46 में जब तुम 25 को जोड़ेगो तो 6 5 11 का एक, अब 3 4 और 2 6 एक साथ 71 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 71 हो जाएगा। तो इन सारे को ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा और 71 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। राहुल ने अपना स्कूल छोड़ दिया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। देखो ये हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है। सबसे पहले डायरेक्शन एक बार हम और याद दिलाते थे। जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। कैसे? हमेशा याद रखेंगे, जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो हमेशा ऊपर में मेरे दोस्त उत्तर होता है, हमेशा ऊपर में उत्तर बनाते हैं। और दाहिने बगल जो हम लोगों का दायां होता है, इसमें दाहिने बगल हम लोग पूर्व बनाते हैं, ठीक है। ये दोगो पॉइंट फिक्स है। तो ये बताइए, उत्तर हो गया ऊपर तो इसका उत्तर का जस्ट अपोजिट होता है दक्षिण, तो नीचे आ जाएगा दक्षिण। आप पूर्व हो गया दाहिने बगल तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा पश्चिम बाएं बगल, क्योंकि पूर्व और पश्चिम एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में छप गया होगा और इसी डायग्राम को हम मिटाकर आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राहुल ने अपना स्कूल छोड़ दिया और सीधे उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला। राहुल जो है वो सीधे 20 मीटर उत्तर यानी ऊपर की दिशा में चला। कितना चला मेरे दोस्त? 20 मीटर चला। आगे प्रश्न कर रहा है, बाएं मुड़ा, उसके बाद बाएं मुड़ा और सीधे 20 मीटर चला। फिर से उसने बाएं मुड़ा यानी इस दिशा में मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चला। तो 20 मीटर यहाँ रख देंगे हम। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। वह फिर से अंतिम बाएं मुड़ा और घर पहुंचने के लिए सीधे 20 मीटर चलता है, यानी फिर से बायां मुड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा होता तो उसका बायां नीचे होता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है मेरे दोस्त? फिर से 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से 20 मीटर चलता है। अब उसने अपने घर पहुंच गया। स्कूल और अपने घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? और एक हिंट भी दिया है मेरे दोस्त कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं, यानी 90 डिग्री पर बायां मुड़ो चाहे 90 डिग्री पर दायां मुड़ो, बायां और दायां मुड़ने के एक्चुअल मीनिंग होता है मेरे दोस्त कि 90 डिग्री पर दायां मुड़ा राइट और 90 डिग्री पर बायां मुड़ा लेफ्ट, यानी दायां बायां एक्चुअल इसका मीनिंग होता है। तो उसका जो घर है मेरे दोस्त, घर है यहाँ पर, ठीक है, घर यहाँ पर है। स्कूल जो है वो है एक त्रिभुज वाले शेप पर। हम लोगों से पूछा जा रहा है घर से और स्कूल के बीच में एक्चुअल दूरी जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, सबसे कम हो, यानी सबसे कम दूरी उसने कितनी है बताओ। ये बताइए, उसने ऊपर जाके फिर ऐसे ऐसे करके चला, लेकिन सबसे कम दूरी कितनी है? ऊपर कितना है मेरे दोस्त? 20 मीटर। ऊपर कितना है? 20 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 20 मीटर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ही होगा मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि स्कूल और घर के बीच जो न्यूनतम दूरी है, क्योंकि दूरी हमेशा शॉर्टेस्ट ली जाती है, तो सबसे नियरेस्ट दूरी कितनी है उसकी? 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 30 का जो रिलेशन 16 के साथ में, सेम रिलेशन 24 का क्वेश्चन मार्क के साथ में, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यह बात को बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो 30 लिखा हुआ है, ये 30 का हम लोग यूज कर देंगे। 30 का रिलेशन किन से है? तो 16 से, है ना। 30 का रिलेशन किन से है मेरे दोस्त? तो 16 से, है ना। 30 का रिलेशन 16 से है। उसी प्रकार 24 का रिलेशन, 24 का जो रिलेशन है किन से हो जाएगा? 24 का रिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू हम लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 30 से हम लोग 16 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो जो 30 है ना, 30 से 16 बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो 30 है इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा। 2 से भागा करेंगे +1 कर देंगे, 2 से भागा करके +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा। 30 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में 1 को हम लोग जोड़ देंगे तो 16, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सिमिलरली यहाँ 24 को भी हम 2 से भाग करेंगे, 24 को 2 से भाग करेंगे, आप +1 कर देंगे। 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 हो जाएगा। आप 12 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। और 13 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे किए हैं इस प्रश्न को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर समझ लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है, 7 लड़कों, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। देखो ये रैंकिंग का प्रश्न है, अलग अलग भी, केवल भी नहीं, पांचवा जो लड़का है केवल दूसरे से बड़ा है, ऐसा है। तो मेरे तो सबसे पहले लंबाई के क्रम हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक पहला लड़का हो जाएगा, दूसरा, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करके तब बनाओ, बड़ा ही मजा आएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लड़का हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, एक सातवां हो गया। 7 लड़के हैं हमारे पास, और इन सातों में सबसे बड़ा कौन है, तो पहला। सबसे छोटा लड़का कौन है, तो सातवां। इस जो सीरीज बना दिया, इसका मतलब यह है कि जो पहले नंबर पे आएगा वो सबसे बड़ा, और जो 7वें नंबर पे आएगा वो सबसे छोटा। बस इस में अब हम इसको पुट करेंगे, कॉलम मेथड से इसको बनाएंगे। कैसे, देखो, भी केवल दूसरा लड़का से बड़ा, भी मतलब पांचवा जो लड़का है ना, भी मतलब पांचवा लड़का, देखो भी केवल दूसरा से बड़ा, भी मतलब पांचवा लड़का, पांचवा लड़का केवल दूसरा से बड़ा है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त भी केवल दूसरा से बड़ा है, इसका मतलब सारे से छोटा है। तो जो पांचवा लड़का है भी वाला, वो आ जाएगा यहाँ पर, भी केवल दूसरा लड़का से बड़ा, और दूसरा लड़का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा लड़का आ गया यहाँ पर, आप पांचवा लड़का आ जाएगा इनसे ऊपर, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है भी केवल दूसरा से बड़ा है। इसका मतलब फिक्स है कि कॉमन सेंस लगाओ, केवल दूसरा से बड़ा, केवल दूसरा से बड़ा का मतलब बाकी सबसे छोटा, यही ना इसका एक्चुअल मतलब हुआ। बिल्कुल। आगे प्रश्न कह रहे हैं, पहला केवल छठा से छोटा है, पहला केवल छठा से छोटा है, पहला जो लड़का है केवल छठा से छोटा है। इसका मतलब है कि केवल छठा से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब छठा आ जाएगा, जो छठा लड़का है यहाँ पर आ जाएगा, और जो पहला लड़का है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये बात को समझे कि नहीं समझे, समझे? बिल्कुल, क्योंकि पहला केवल छठा से छोटा है, इसका मतलब सबसे उसने बड़ा है। आगे प्रश्न है, देखो, तीसरा, तीसरा अन्य लड़कों से बड़ा है। जो इसमें अब बचा, तीसरा जो है अन्य लड़कों से बड़ा है, यानी हमारे पास तीसरे के बैठाने की 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ कहाँ कहाँ आ सकता है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि तीसरा अन्य लड़कों से बड़ा है, यानी जो बैठ चुके हैं इसके बाद जो भी लड़के हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, तीसरा। तो तीसरा सबसे बड़ा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आगे प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, सातवां, सातवां चौथा से छोटा है, सातवां चौथा से छोटा है। ये बताएंगे, चौथा लड़का को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते क्योंकि इनसे नीचे सातवां नहीं आ सकता, तो चौथा जो बच्चा है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, और इनसे छोटा कौन हो जाएगा, सातवां लड़का छोटा हो जाएगा चौथा से, तो सातवां आ जाएगा यहाँ पर। हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से क्या प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है तो लड़कों में चौथा सबसे बड़ा लड़का कौन है, ये बताइए। लड़का में पहला सबसे बड़ा, चौथा पे कौन सबसे बड़ा है, तो सातवां। चौथा पे कौन बड़ा है, सॉरी, चौथा पे कौन लड़का बड़ा है, तो चौथा पे चौथा ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लड़का में चौथे नंबर पे, यानी चौथा सबसे बड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, चौथा लड़का ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज है 10 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में 46 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यह बात को बताना। तो यहाँ देखेंगे 10 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में क्या है तो 46 है और उसके बाद में क्या है तो क्वेश्चन मार्क है और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे और क्या इसमें लॉजिक लगेगा इसको समझते हैं। 10 से हम लोग 22 कैसे बना सकते हैं, 10 से 22 हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर 10 को हम लोग 2 से गुना करें, 10 को 2 से गुना करें अब प्लस इसमें 2 कर दें हम, 10 से गुना करके प्लस 2, 10 दूनी 20 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 22 हो जाएगा। उसी प्रकार 22 से 46 बनाने के लिए इसमें भी सेम लॉजिक, इसको भी 2 से गुना करो अब प्लस 2 कर दो, तो 22 गुना 2 44 और 44 में 2 को हम जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। तो जो हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए सिमिलरली ऐसा ही कर देंगे, इसको 46 को 2 से गुना करेंगे, 46 को 2 से गुना करके प्लस 2 कर देंगे तो 46 गुना 2 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब 92 में 2 को हम लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 94। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह 94 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे किए हैं इस प्रश्न को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर समझे होंगे दोस्त। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाल ही में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठी। यहाँ तक तो केवल बात को बताया गया है कि 7 लड़कियां हैं जो एक वृत्त के गोल मेल का मतलब होता है टेबल, यानी कि एक सर्किल की तरफ उसने बैठी हुई है और सातों का सातों केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सातों के सातों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हुई है तो केंद्र की तरफ हम लोग मुंह को बना देंगे। आगे प्रश्न में जो बोल रहा है उस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है क्यों आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। इस प्रश्न में पहले व्यक्ति को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर होता है इस चैप्टर में हम प्रश्न को सॉल्व करते समय पहला व्यक्ति को हम अपने मन से कहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि क्यों आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। जो क्यों है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो आर को अपने मन से कहीं भी बैठाया जा सकता है। तो हम चलो आर को मान लेते हैं यहाँ पर बैठा देते हैं, आर यहाँ बैठ जाएगा। तो आर का दायां किधर होगा, जब आर अंदर की तरफ ताक रहा है तो हमारा दायां इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां एक्चुअल में ही है, यानी आर का दायां होगा इस साइड में और बायां होगा इस साइड में। ठीक है, ये बात को आप लोग जानते हैं। प्रश्न कह रहा है क्यों आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो क्यों है ना आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है क्यों। क्यों आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है तो बैठ दिया। आगे प्रश्न बोल रहा है भी पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। जो भी है ना वो पी के दाएं तीसरे स्थान पर, पी का दाएं इस साइड में होगा 1 2 3। एक इसको हमने हिंट के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि पी और क्यू प्रश्न में जो सॉल्यूशन है उसमें अभी नहीं दिए गए, इसीलिए इसको हमने हिंट के फॉर्म में अलग लिख लिए। आगे प्रश्न कह रहा है टी क्यू के दाएं बगल में बैठा है। जो टी है ना वो क्यू के दाया हो जाएगा इस साइड में, तो यहाँ बैठ जाएगा टी। प्रश्न में ही बोला है कि टी क्यू के दाएं बगल में बैठा है। आगे प्रश्न बोला एस आर के, देखो एस आर के बाएं बगल में बैठा है। एस जो है आर के बाएं बगल में बैठा है तो एस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एस आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि आर के बाएं बगल में बैठा है। ठीक है, और प्रश्न क्या बोला है, बोल रहा है आर और पी के बीच में यूं बैठा है। देखो आर और पी के बीच में यूं बैठा है, आर और पी के बीच में यूं बैठा है। आर कहाँ है यहाँ पर, और मेरे दोस्त आर यहाँ पर है, आर और पी के बीच में यूं बैठा है तो पी यहाँ पर आ जाएगा। आर और पी के बीच में कौन बैठा है, यूं बैठा है तो यूं आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से एक हमने हिंट छोड़ा था, तो पी के दाएं तीसरे स्थान पर भी बैठा है। पी के दाएं तीसरे स्थान पर भी बैठा है तो पी के दायां होगा ई साइड में,
बिल्कुल। तो 1 2 तीसरे स्थान पर भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पी के दाएं तीसरे स्थान पर भी बैठा है तो भी आ गया यहाँ पर। हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो चुका है। हमसे जो भी प्रश्न पूछ ले हम इसको आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है एस और टी के बीच कौन बैठा है। एस और टी के बीच यहाँ देख रहे हैं, यहाँ टी है, यहाँ क्या है, एस है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच में भी वाला बैठा है, भी बैठा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे किए हैं इस प्रश्न को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे NECTAR को DFOSBU लिखा जाता है, उस भाषा में CARPAT कारपेट को कैसे लिखा जाएगा, यह बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है लॉजिक, N, उसके बाद में E, उसके बाद में क्या है C है, उसके बाद में क्या है T है, उसके बाद में A है और उसके बाद में R है। इसको उसने क्या लिखा है, D लिखा है, उसके बाद में F लिखा है, उसके बाद में लिखा है F के बाद में क्या लिखा है मेरे दोस्त, O लिखा है, F के बाद में O लिखा है, उसके बाद में S लिखा है, उसके बाद में B लिखा है, उसके बाद क्या है यूँ है ना। हम लोगों से पूछा गया है कारपेट, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं CAR, कार PET, कारपेट का कोड क्या होगा, ये बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितना भी इस प्रश्न में क्या लॉजिक है, ये लॉजिक को पहचानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लगाया गया, सॉरी पेयर का प्रश्न लगाया गया। कैसे देखो, N से O हम लोग बना सकते हैं बड़ा ही मज़ेदार तरीका से। कैसे, ध्यान से देखेंगे। N से O हम लोग बना सकते हैं कैसे, N से O बना सकते हैं +1 करके, C से D बना सकते हैं +1 करके, E से F बना सकते हैं +1 करके। यानी कि इस N में भी +1 करेंगे तो O बन जाएगा, E में भी +1 करेंगे तो F बन जाएगा, C में भी +1 करेंगे तो D बन जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 का पेयर यहाँ पर बना दिया गया, 3 का पेयर फिर यहाँ से बना दिया, 3 E वाला बन गया, यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर E आ गया, यहाँ पर, ठीक है। ए कहाँ पे आ गया, ए आ गया यहाँ पर। इसमें पेयर, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 कर दिया गया। टी से यू बन सकता है, ए से बी बना, आर से एस बना। सिमिलरली यानी सारे लेटर में +1 करना है, सारे में +1 कर देना है, कुछ तो नहीं है, सारे में +1 कर दो। लेकिन क्रॉस पैटर्न लगाना है। ई चला जाएगा यहाँ पर, आर ई आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे पी चला जाएगा लास्ट में, टी आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर। इसमें पेयर का कॉन्सेप्ट लगा। जैसे सी में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। पी में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ई में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। टी में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस बी डी, एस बी डी, एस बी डी, यू एफ क्यू। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसमें हमने क्या किया है, ये बात को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार प्रश्न था ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को करने से पहले 1 मिनट हम ब्रेक लेते हैं। चलेंगे। जो हमारा 8 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसमें भी ये पॉइंटिंग फॉर्म का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न इसमें है, इसको हमने 2 तरीका से बता देंगे आपको। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे, दूसरा तरीका कि फैमिली ट्री बनाकर आंसर निकालेंगे। पहला ट्रिक इसमें क्या लगेगा, जो बिल्कुल आसान और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, क्या कहती है, वह जो शब्द है वो लड़का के लिए यूज हुआ है, मेरी जो वर्ड है ये लड़की अपने लिए कर रही है, ठीक है। कर रही है मेरी माँ, लड़की की माँ, वो अपने माँ के बता रही है, मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई। ये बताइए लड़की जो कर रही है, मेरी को
जो मेरी है ना वो मेरी लड़की के लिए यूज हुआ है। तो मेरी माँ के भाई लड़की के मामा हो गए, मामा की इकलौती बहन, मामा की इकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई। इकलौती वर्ड का मतलब होता है कि उसकी एक ही बहन है, ठीक है ना। तो बोल रहे मेरी माँ के भाई मामा, मामा की इकलौती बहन फिर से उसकी माँ हो गई का बेटा है, का बेटा है। इसका मतलब उसकी माँ के भाई मामा की इकलौती बहन उसकी माँ का बेटा है, ठीक है। यानी उस लड़की की माँ का बेटा है कौन? वो लड़का। तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? वह जो लड़का है ये बताइए कि लड़की से कैसे संबंधित है। तो मेरे दोस्त आपको इस प्रश्न में एक चीज निष्कर्ष निकला कि लड़की बता रही है कि मेरी माँ के भाई मामा की इकलौती बहन का बेटा, यानी उसकी माँ का ही बेटा है, ये लड़की के माँ का ही बेटा है। तो ये बताइए लड़की के माँ का बेटा लड़की का कौन लगेगा? तो भाई लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम फैमिली ट्री बनाकर कैसे आपको सिखाते हैं। फैमिली ट्री में एक्चुअल में होता है क्या कि जहाँ भी पुरुष जेंडर होंगे उसको हम लोग त्रिभुज में बंद करेंगे, और जहाँ महिला जेंडर होंगे उसको हम लोग सर्किल में बंद कर देंगे, जिससे जेंडर हम लोगों को डिसाइड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। कह रही है वह जो शब्द है लड़का के लिए हो रहा है मेरी, तो सबसे पहले मेरी तो बनाएंगे, मेरी। अच्छा, जो मेरी वर्ड है ये लड़की के लिए हुई है, लड़की है इसीलिए इसको हमने त्रिभुज में बंद कर दें, क्योंकि महिला जेंडर को हम महिला जेंडर को हम वृत्त में बंद करेंगे। आगे कह रहे मेरी माँ के भाई, इसके सबसे पहले बना दो माँ, इसके बना दो सबसे पहले माँ, ये लड़की की हो जाएगी माँ। अब माँ है इसीलिए इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया। माँ के भाई, इसके भाई है इसीलिए इसको बना दो तुम त्रिभुज में, ये हो जाएंगे भाई, ठीक है, ये हो जाएंगे भाई। अच्छा, भाई का इकलौती बहन, भाई का जो इकलौती बहन है फिर से यही हो जाएगी, भाई का इकलौती बहन यही हो जाएगी बिल्कुल। का बेटा है, इसका बना दो तुम बेटा, इसका बना दो सबसे पहले ये औरत के बना दो एक बेटा, तो इसका बना दो तुम बेटा, तो बेटा जी आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनसे जनरेशन नीचे है, बेटा है। अब बेटा है इसीलिए इसको भी हमने त्रिभुज में बंद कर दिया, बेटा है, बस प्रश्न ही खत्म हो चुका है। तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? जो जी मेरी वर्ड है यही लड़की है, आई बेटा क्या है? लड़का है। तो ये बताइए इसका ये कौन है? बिल्कुल भाई है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है। इसको हमने दो तरीका से बताया है, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीका से जरूर करिएगा। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, ये ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री हम बना रहे हैं इसके लिए एक वीडियो हमने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, जाकर आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने क्या है, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है। यहाँ देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 20 और 40 को बदल दो, ऑप्शन नंबर बी दिया है 25 और 20 को बदल दो, ऑप्शन नंबर सी दिया है 40 और 25 को बदल दो, ऑप्शन नंबर डी दिया है 20 और 7 को बदल दो। तो चलिए हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 20 और 40 को बदल दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 20 है ना, 25 है, उसके बाद में गुना कितना है 7 है ना, 25 गुना 7 है, उसके बाद में क्या है प्लस, उसके बाद में 20 है, तो 20 के जगह पे रखना है 40, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन 40 माइनस 40 के जगह पे क्या रखना है 20 रखना है, ठीक है। अब भागा कितना 4, ई तो ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में 210, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हमने 20 के जगह पे 40 रख दिया और 40 के जगह पे 20 रख दिया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिए, बाकी सब ज्यों का त्यों। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे? बोडमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बोडमास क्या कहता है जो बोडमास का रूल होता है इस सबको ही जानता है। बोडमास कहता है बी से ब्रैकेट जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, ओ से ऑफ मतलब का इस प्रश्न में नहीं दिया है, डी मतलब डिवाइड दिया है, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ये चारों दिया है। तो हम लोग पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इसका लॉजिक हम लोग लगाकर जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करा रहे हैं आपको। ध्यान से देखिए, सबसे पहले भागा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 25 ऐसे ही, ठीक है।
25 गुना 7 ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस 40 ऐसे ही ठीक है, माइनस ये जो 20 को 4 से भागा करेंगे तो 5 हो जाएगा, आप बराबर में 210 तो रह जाएगा जो कहती हूँ। अब इसके बाद गुना करेंगे तो 25 गुना 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 25 गुना 7 175 हो जाएगा। 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना 3 और 7 दूनी 14 3 17 175 प्लस का हो जाएगा 40 अब माइनस का हो जाएगा 5 अब बराबर में कितना मेरे दोस्त 210। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको प्लस वाले को एक साथ जोड़ के माइनस करेंगे तो 175 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 में 40 को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, ध्यान देंगे 5 के 5 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा और इधर लिखते हैं 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 और 4 11 के 1 1 और 2 215 हो जाएगा। 215 में से 5 को घटा देना है तो क्या 210 बचेगा कि नहीं, इसको देखना है। और 215 में से 5 जैसे ही घटेगा 210 इधर भी बच जाएगा और बराबर के इधर भी 210 बच गया, यानी बराबर के ई साइड में भी 210 और बराबर के ऊ साइड में भी 210 बच गया। इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन ये क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे करना है मेरे दोस्त, बराबर के ई साइड भी 210 बराबर के ऊ साइड भी 210, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जिस प्रकार प्रिज्म का रिलेशन कांच से उसी प्रकार रस्सी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है और हम लोग को क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को ही बताना। चलिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या बता रहे थे, जैसे प्रिज्म का जो रिलेशन कांच से है सेम उसी वही रिलेशन रस्सी से क्वेश्चन मार्क से है। हम लोग का क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। देखो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो होता है एक्चुअल में कांच का बना होता है। जिस प्रकार प्रिज्म एक्चुअल में कांच का बना होता है उसी प्रकार रस्सी किसकी बनी होती है, तो मेरे दोस्त रस्सी जो है वो जूट की बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिज्म कांच का बना होता है उसी प्रकार रस्सी जूट का बना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपको मैं क्या बता रहा हूं, देखो 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मेरे दोस्त इस प्रश्न को बताने के लिए हम आपको कोई भी कोड याद करने को नहीं बोलेंगे, आपको केवल विषम दिन अगर आप निकालना जानते होंगे वही कंसेप्ट के इसको हम आसानी से सॉल्व करा देंगे। कैसे, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 29 जून 2010 तक टोटल विषम दिन हम काउंट कर लेंगे। और जब हमारा कैलेंडर बना था तो पहला दिन था वो सोमवार था और दूसरा दिन मंगलवार था, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र, छठा शनि, सातवां दिन रविवार था। तो हमारा जो विषम दिन निकाल लेंगे, जितना विषम दिन आएगा इस दिन में से सेलेक्ट करके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। स्टैंडर्ड मेथड है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे। अच्छा एक बात, एक कंसेप्ट यहाँ पर और बताइए कि जो 2010 वर्ष है, यहाँ पे जो 2010वां वर्ष है क्या है पूरा कंप्लीट हो चुका है? नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त 2009 वर्ष जो है ना वो पूरा हो चुका है। ठीक है, और 2010 जैसे ही स्टार्ट हुआ है वो मेरे दोस्त उसमें 29 जून तक ही अभी खत्म हुआ है। 2010 वाला जो महीना है 29 जून तक ही खत्म हुआ, पूरा दिसंबर तक अभी नहीं चला। इसका मतलब 2009 कंप्लीट हो चुका है और 2010 का महीना चला है अभी केवल। तो इसमें टोटल हम विषम दिन काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे टोटल विषम दिन? देखो जनवरी, उसके बाद में फरवरी, उसके बाद में मार्च, उसके बाद में अप्रैल, उसके बाद में मई, उसके बाद में मेरे दोस्त जून। ठीक है, उसके बाद सॉरी मेरे दोस्त, उसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2009। 2009 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेरे दोस्त 2010वां
वर्ष का इस सारे महीने को हमने ले रखा है, इसीलिए यहाँ पर 2009 यानी 2010 में से एक वर्ष घटा के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीना हमने अलग से ले लिए हैं 2010 को। अब हम इसमें टोटल विषम दिन कैसे काउंट करते हैं, आपको तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, वो निकाल सकते। कैसे? जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? 31, ठीक है। आज जो फरवरी है मेरे दोस्त, वो 2010 वर्ष की फरवरी है। आज 2010 तो मेरा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी हो जाएगा 28 का, बिल्कुल। प्लस अप्रैल जून मार्च हो जाएगा 31 का। अप्रैल होता है मेरे दोस्त 30 तारीख का, ठीक है, 30 दिन का अप्रैल होता है। ये बात को समझ रहे कि नहीं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जो होता है वो भी होता है 31 का। आज जून होता है मेरे दोस्त, जून में प्रश्न में ही दिया है 29, तो 29 लिखेंगे। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो सबसे पहले तुम महीना जो है ना, इसमें तुम टोटल विषम दिन काउंट कर लो, उसके बाद इसमें तुम वर्ष में विषम दिन काउंट करके दोनों को जोड़ लेना। अच्छा 31 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक विषम दिन काउंट करने में किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा। कैसे? 7 से इसको भाग देंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 3 शेषफल बचेगा यहाँ से, ठीक है। 7 से हम इसको भागा देंगे तो 0 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, नहीं यहाँ 0 कैसे बचेगा? यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। समझ रहे बात को? बिल्कुल। अब इन सभी को ऐड करेंगे, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 एक कितना? 12 हो गया। फिर से देखेंगे, 3 और 3 6, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 एक कितना हो गया? 12, यानी टोटल 12 विषम दिन हो गए। फिर से 7 से भागा करेंगे, क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन बोला जाता है। तो कितना? तो महीना में टोटल ऑड डेज यानी विषम दिन कितना आ गया? 5। अब हम लोग साल में चेक कर लेंगे। साल में हम लोग चेक कैसे करेंगे? बेहद आसान होती है। देखो, जब कैलेंडर बना तो सबसे पहले जब 100 वर्ष बीता ना मेरे दोस्त, तो उसमें टोटल विषम दिन 5 आया था। जब कैलेंडर में पहले 200 वर्ष बीता तो उसमें विषम दिन टोटल आया था मेरे दोस्त 3। और जब कैलेंडर में टोटल 300 वर्ष बीता तो उसमें जो विषम दिन आया था वो 1 आया था। और जब कैलेंडर में 400 वर्ष बीता तो उसमें टोटल विषम दिन 0 आया था। यानी 400 जब वर्ष बीतेगा तो उसमें 0 आएगा। फाइनली 4 के जो भी मल्टीप्लाई में होगा, 4 के 0, 4 दूनी 8, 8 के भी 0, 16 का भी 0, 1200 भी 0, 2000 भी 0, यानी 4 के मल्टीपल को, 4 के जितना भी मल्टीपल होगा सारे में विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। तो सबसे पहले जो 2009 लिखा है इसको 4 के मल्टीप्लाई में तोड़ लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 प्लस 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा 2009 में तो हमने टोटल विषम दिन हमको मालूम हो चुका है कि ये 0 होगा, क्योंकि 400 के मल्टीप्लाई है। अच्छा ये 900 में हम टोटल विषम दिन निकाल सकते हैं कि 9 वर्ष में 9 है, लेकिन 9 वर्ष में लीप ईयर भी तो आया होगा, बिल्कुल। तो लीप ईयर कैसे हम लोग काउंट करते हैं? 2000 प्लस 9, 9 वर्ष में टोटल आए हुए लीप ईयर, क्योंकि 2000 में तो हमने निकाल चुका है कि लीप ईयर प्लस ईयर मिलके टोटल 0 विषम दिन होंगे। लेकिन 9 वर्ष में 9 वर्ष तो एक वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लेकिन इसमें जो लीप ईयर आए होंगे उसमें 2 विषम दिन होगा। तो इसको हम 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर प्लस 2 और कर देंगे, बस कुछ नहीं। यहाँ देखो मेरे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज 0। ये 9 को 7 से भागा देंगे तो 7 कम 7, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा 2, और यहाँ से तो 2 ऑलरेडी देवे किया है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरे दोस्त कि वर्ष का ऑड डेज कितना आ गया? 4। महीना के ऑड डेज कितना आ गया? 5 आ गया। वर्ष का ऑड डेज कितना आ गया मेरे दोस्त? 4। महीना का ऑड डेज आ गया 5। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर से 7 से भागा देंगे, तो फिर से 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा शेषफल 2, ठीक है। क्योंकि 4 और प्लस 5 9 को फिर से 7 से भागा करेंगे, 2 बचेगा। अच्छा ये बताइए, जब कैलेंडर बना तो पहला दिन सोमवार था, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार था। तो इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा दिन आता था?
पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यही है मेरा स्टैंडर्ड मेथड मेरे दोस्त। इस मेथड से कुछ भी याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चुटकी बजाते ही आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा मेरे दोस्त तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि आप ऐसे इसको कर लेंगे। टोटल कुछ नहीं करना है, ईयर में, अच्छा महीना में आप लोग तो और डेज निकालना जानबे करते हैं। जो 2009 है ना, इसको 2000 प्लस 9 लिख सकते हैं, और 9 में टोटल आए हुए लीप ईयर को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे केवल, बस। और महीना और ईयर का लीप ईयर जो यहाँ पर और डेज है उसको जोड़कर हम 7 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा 2 बचाना और डेज, तो दूसरे दिन कौन होता है, मंगलवार। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। दी गई आकृति, जो आकृति यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा है, जो 21 उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, यह बात को बता देना। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन बी में भी ऐसा नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा, लेकिन ऑप्शन ए में दिख रहा है। यही हो जाएगा सही। कैसे, यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे करके ऐसे बनाया, देखो यहाँ पर देखो ऐसे बनाया है, बिल्कुल बनाया, ऐसे 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 यहाँ पर बनाया। बाकी में ऐसा देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं बनाया है, बाकी में नहीं है, ऑप्शन केवल ए में दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। ऑप्शन ए में ही छिपा हुआ है ये आकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या, कि दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में ये बात होती है कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। सबसे पहले दर्पण से दूर में क्या है, एरो नीचे वाला, तो ये सबसे नजदीक बनेगा। दर्पण से नजदीक में ई है तो नजदीक में ई बनेगा। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर एक सर्किल ऐसे रहेगा और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ होगा। तो ये बताइए कभी भी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर तो लाइन हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी हो सकते हैं, ये भी बढ़िया बात है। अच्छा ई वाला जो लाइन है ई कोना पे होना चाहिए, तो ई भी मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ई भी सेम बना है, जो कहते हो ये भी बना है। अच्छा ई बन सकता है। ये जो लाइन है ऊपर वाले खंड में लाइन है, ऊपर वाले खंड में ये दर्पण से कुछ दूरी बढ़ के ऐसे खींचा गया है, ऐसे। तो ये जो लाइन है दर्पण के बाद में ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे इस प्रकार से खींचा जाएगा। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, देखो इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया है, ध्यान से देखो। ऐसा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि ये जो लाइन है ना मेरे दोस्त वो ऐसे खींचे जानी होनी चाहिए। तो ये लाइन ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। हमारे पास इतना बड़ा पेपर था, इसको आधा पर से मोड़कर केवल इतना ही बना दिए, फिर इसको आधा पर से मोड़कर केवल इतना ही बना दिए, और इसमें बीच में 3 डॉट का हमने सिंबल लगा दिया। जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले यही हमारे पास पेपर बचा हुआ है, इतना ही पेपर बचा हुआ है, ध्यान देंगे इतना ही पेपर बचा हुआ है, और इसको जब हम लोग खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यह बात को बताना है मेरे दोस्त। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे, यहाँ पर 3 डॉट लगा दिया है, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, ऐसे है। तो इसका जब प्रतिबिंब हम लोग बना देंगे, कुछ नहीं, इसको सबसे पहले लास्ट में इस प्रकार से मोड़ा है तो इसको हम सबसे पहले इस प्रकार से खोलेंगे। इस प्रकार से खोलेंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब अभी आपने पढ़ क्या है, इसका हम लोग बना देंगे दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, ऐसे बन जाएगा। ये 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे बनेगा। अब हम नीचे की तरफ ई मोड़ा है ना, तो हम इसको खोलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी इस बेस पे। तो इस बेस पे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब लगा देंगे, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ लगा देंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ भी दर्पण प्रतिबिंब लगाकर इसका हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। कैसे, यहाँ आ जाएगा ई वाला, यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ई वाला यहाँ आ जाएगा, ई वाला यहाँ आ जाएगा, ई वाला, यानी ऐसे बनेगा।
तो कभी भी ऐसा नहीं बन सकता है गलत, कभी भी ऐसा नहीं बन सकता है गलत, कभी भी ऐसा नहीं बन सकता है गलत। बचा क्या? ऑप्शन ए, यही हो गया इसका राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है आपके ऊपर कि आप इस प्रश्न को ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। प्रश्न है, ध्यान देंगे, सभी कार क्या है? ट्रक है। सभी कार एक कार है, सभी कार क्या है? ट्रक है। तो सभी कार जो है इस ट्रक के भीतर आ जाएंगे। ट्रक के हम लोग टी से डिनोट कर चुके हैं। और प्रश्न दूसरा क्या है? कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है। तो सबसे पहले एक बाइक का हम अलग से बना लेंगे, ये हो जाएगा बाइक। बाइक को हमने बी से डिनोट कर दिए। तो यहाँ से इसका वेन डायग्राम हमने तो बना लिए, ऐसे बनेगा। क्या है? सभी कार ट्रक है, तो सभी जितना भी कार है ना इस ट्रक के भीतर आ गया। कुछ बाइक कार है, ये पूरा बाइक वाला जो भाग है ना एक कार के भीतर इतना आ गया। ठीक है, ये हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे? सभी बाइक ट्रक हैं। देखो, जितना भी बाइक है सभी बाइक ट्रक है? नहीं मेरे दोस्त, बाइक का ये पूरा सर्किल है, बाइक का ये पूरा सर्किल है, इसमें से केवल इतना ही ट्रक है, पूरा नहीं है, इसीलिए ई हो गया गलत, ये गलत हो गया। दूसरा, कुछ ट्रक बाइक है, बिल्कुल। देखो, ट्रक का इतना भाग, ट्रक का जो सर्किल में इतना भाग है ये क्या है? बाइक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। हम लोगों से क्या प्रश्न में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा है? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।